नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंक पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं। रिकैप प्रोग्राम नहीं, ये दूसरी सीरीज है। यह है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, यानी 50 दिनों तक हम लोग 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू बेस होगा। पीवाईक्यू बेस यानी विगत वर्षों के प्रश्न होंगे, उसमें भी जो पिछला ग्रुप डी हुआ है 2022 का, उसके प्रश्न लिए जाएंगे, जो 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। वहां पर जो क्वेश्चन बने थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो सबसे नवीन है, सबसे नए हैं, तो उससे हमें सबसे ज्यादा ये मदद लगेगी कि जो अपना बोर्ड है, आरआरबी है, वो कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, किन टॉपिकों से बना रहा है, किन टॉपिक को ज्यादा महत्व दे रहा है, वो सब चीजें हमें यहाँ से पता चलेंगे। पीवाईक्यू करने से जो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम परीक्षा की मांग को समझ पाते हैं। परीक्षा की मांग मतलब क्या परीक्षा में पूछा जाता है और क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये समझ में आता है। और पीवाईक्यू बेस हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उससे हमारा रिवीजन भी होता है। रिवीजन होगा यानी कि इतने सारे फैक्ट आपके सामने आएंगे, तो वो सब अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो उसको याद कर लेना, यह फायदा होता है। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जब क्वेश्चन की स्लाइड है तो आप उसमें अपने से आंसर ढूंढिए और उसको कहीं लिखिए, ट्रिक करिए, फिर उसका आंसर जब बताया जाता है तो उससे चेक करिए कि हमारा सही हुआ कि गलत। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 50 क्वेश्चन, उसमें सब में आप टिक करते जाइए, फिर देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। आए हुए क्वेश्चन है तो अगर यह सही कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा हमारी तैयारी अच्छी है ग्रुप डी के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और रिवीजन की जरूरत है, उसके लिए हमारा रिकैप प्रोग्राम है। रिकैप प्रोग्राम के सारी वीडियो को जाके देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बना है। आज हम डे 6 में, इसके पहले 5 वीडियो आ चुकी है और ये डे 6 है यानी 6वीं वीडियो है। इसमें हम लोग इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्था। इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आज क्लियर हो जाएगा। और पूरा इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, पूरी इकोनॉमी नहीं पढ़नी रेलवे ग्रुप डी के लिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आज आपको अंत तक पता चल जाएगा। और अंत में उन टॉपिकों को मैं लिख के बताऊंगा कि ये टॉपिक नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। तो अंत तक देखेंगे तो वो चीजें पता चल जाएंगी। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस की तरह लीजिए और अपने फैक्ट को रिवाइज करिए और जो नहीं पता है उसको याद करिए। ठीक है, शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ सामने डैश है, खाली स्थान है। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह बताना है यहाँ पे खाली स्थान यानी कौन सी एजेंसी है जो 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत, पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने की नोडल एजेंसी है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, ए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, या बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या सी केंद्रीय वित्तीय कार्यालय, या डी मौद्रिक नीति कार्यालय। आंसर बताना है और सभी को ट्रिक करते हैं। 1 से 50 तक लिख लीजिए एक सीट पे, किसी रफ पे, और उसमें लिखते जाइए कि अब पहले में आप ए किए कि बी किए, आप क्या किए। फिर जब आंसर मिलाया जाए, सही हुआ गलत, उसके सामने सही या गलत का निशान लगाते जाइए। लास्ट में आप कैलकुलेट कर पाएंगे और सभी लोग स्कोर भी बताएंगे पहले का। फिर आगे हम इतनी बात नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले का बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, इसका आपने सही उत्तर दिया होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको सीएसओ कहा जाता है। अच्छा, ये जो सीएसओ है, सेंट्रल
स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और इसमें जो अपना एनएसएसओ है इसको जोड़ दिया गया था मर्ज करके सीएसओ में। एनएसएसओ को जोड़कर यानी मर्ज करके 2019 में एनएसओ बना दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा, जो एनएसएसओ है इसको राष्ट्रीय नमूना एवं सर्वेक्षण कार्यालय भी कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोनों मर्ज होकर एनएसओ बन गए हैं 2019 में। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये जो हमारा है एनएसओ, अब यही हमारे सारा डाटा को जारी करता है, उसको अध्ययन करता है। जो सांख्यिकी का कार्य है वह यही करता है। ठीक है, पहला हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, और अपना ट्रिक करते जाइएगा या कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। प्रथम योजना आयोग के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, योजना आयोग का जो शुभारंभ हुआ था उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत मस्त क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया तो आपकी तैयारी बहुत गड़बड़ है, आपको बहुत मेहनत की करने की जरूरत है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, श्री राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू, कौन थे प्रथम अध्यक्ष? सभी लोग बताएंगे। और चलिए देखते हैं, इसका उत्तर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था और इसको स्थापित करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने जाकर इस चीज को सीखा रूस से। रूस में जो योजनाएं बनती थी उससे इन्होंने सीखा और यहाँ पर योजना आयोग का स्थापना की 1950 में। और इसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग का अध्यक्ष स्वतः ही बन जाता था, इसलिए पदेन अध्यक्ष कहते हैं। और उस समय 1950 में जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, तो इसलिए यही इसके अध्यक्ष होंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला करिए, तीसरा करेंगे सभी लोग। अर्थव्यवस्था में मांग वक्र की ढलान सामान्यता होती है। मांग वक्र की ढलान कैसी होती है वो बताना है अर्थव्यवस्था में। बाएं से दाएं वक्रीय, बाएं से दाएं और नीचे की ओर, बाएं से दाएं और ऊपर की ओर, बाएं से दाएं एक्स अक्षर के समानांतर सीधी। कैसी होती है मांग वक्र की ढलान? चलिए आंसर करेंगे, या बाएं से दाएं और नीचे की ओर होती है। भैया यहाँ पे इस अक्ष पे वाई पे प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है यानी मात्रा है, यानी प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मांग उसकी जो है कि कम होती जाती है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो मांग कम होती जाएगी। इसलिए बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है मांग वक्र का ढलान। ठीक है, डिमांड, अरे भाई किसी चीज का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, यही है मार्ग। चौथा करिए सभी लोग। अतीत में खर्च की गई लागत और जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सके वह कैसी लागत कहलाती है? यहाँ खाली स्थान यानी कैसी लागत कहलाती है? ये आर्थिक लागत, बी अस्थायी लागत, सी विफल लागत या डी प्राथमिक लागत। कैसी लागत कही जाएगी? जो अतीत में तो खर्च की गई लेकिन भविष्य में वसूली नहीं जा सकती। बहुत आसान है, कॉमन सेंस की बात है। विफल लागत यानी वो लागत आपकी विफल हो गई क्योंकि उसे अब वसूल नहीं किया जा सकता, तो विफल लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नहीं ये पांचवा होगा, ये पांचवा होगा, 5। ठीक है, इसमें लिखे निम्न में से कौन से भारत के प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है ये बताना है आपको। ए आय कर, बी निगम कर, सी उत्पाद कर, डी पूंजीगत लाभ कर। कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है
यानी अप्रत्यक्ष कर है। कर दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसमें अप्रत्यक्ष कर बताना है आपको, सभी को सही उत्तर देना। और चलिए देखते हैं इसमें सी उत्पाद कर। उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर होता है मेरे भैया, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आज से आप लोग कभी मत भूलना, जिस पर लगा है उसी से वसूल किया जाएगा। जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर, अभी आप 12 लाख से ऊपर अगर वार्षिक आय है तो आप पर आयकर लगेगा, आप पे लगा और आप ही से वसूला जाएगा, इसलिए आयकर प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जिस पर लगा किसी और पर और वसूला किसी और से गया, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे अभी तो सारे अप्रत्यक्ष कर को लगभग सारे को मर्ज करके जीएसटी कर दिया गया है, लेकिन आप समझने के लिए ये समझिए, आप एक होटल पर जो कर लगाए जाते हैं, वो जो खाना बेच रहा है, खाना खिला रहा है, उस पे जो कर तो लगता है उस होटल पर, लेकिन वसूला जाता है किससे, वो दूसरे आदमी जो उसने खाना खाया उस पे वो टैक्स जोड़ के बिल बनती है। इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष कर है। लगा होटल पे लेकिन वसूला गया उस कस्टमर से, ठीक है ना। तो आप प्रत्यक्ष कर समझने के लिए मस्त है, समझ जाइए। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर बहुत पूछता है। चलिए प्रश्न 6 करेंगे सभी लोग। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। फिर से पंचवर्षीय योजना पे बना क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ए 6वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। सभी लोग आंसर करेंगे। अच्छा, ये 10वीं जो थी अपने 2002 से 2007 तक थी। सारी पंचवर्षीय योजना याद करना होगा। इस पे रिकैप वीडियो में लाऊंगा और उसको देखना जरूरी है। वो रिकैप वीडियो मिस नहीं करना, नहीं तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मानोगे। तो अगर रिकैप वीडियो मिस ना ही होनी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जैसे ही उसकी रिकैप वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे। उसको मिस मत करिएगा भैया प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे और सभी लोग क्लिक करते जाइए, लास्ट में बताना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। निम्न में से कौन सा सतत विकास के लिए, जो सतत विकास हमारा है उसके लिए आवश्यक 5R के हिस्सा नहीं है। जो 5R हैं उसका हिस्सा नहीं है, कौन सा ये बताना है। ए रिसाइकिल, बी रीजनरेशन, सी रिफ्यूज, या डी रीपर्पस। कौन सा 5R का हिस्सा नहीं है, यानी R से बने 5 शब्द होते हैं, इसमें से कौन सा वो शब्द नहीं है वो बताना है। मस्त सवाल है और सभी का सही होना चाहिए। तो रीजनरेशन यह उसका हिस्सा नहीं है। 5R में देख लीजिए और रट डालिए, क्वेश्चन बनते हैं। रिड्यूस पहला होता है, रिड्यूस माने कम करना। हम जो प्रकृति को नुकसान करने वाली चीजें हैं उनको हम कम करेंगे, कम उपयोग करेंगे। जो प्रकृति में हमारे पर्यावरण को खतरनाक रूप से प्रभावित करता है उन चीजों को हम कम उपयोग करेंगे, यह है रिड्यूस। फिर होता है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना। जो चीजें हमारी सही है, पुनः उपयोग करने लायक हैं, उसको कुछ संशोधन करके, कुछ उसमें सुधार करके फिर से उपयोग करेंगे ताकि दूसरी चीजें ना आए जो कि पर्यावरण को खराब करें। ठीक है, तो रीयूज करेंगे। रिसाइकल, रिसाइकल यानी पुनर्नवीनीकरण करना। जैसे कोई भी सामान है, जैसे हमारा लकड़ी है या कुछ भी है, कोई प्लास्टिक भी है, तो उसे फिर कुछ और चीज बनाते हो, उसको फेंक मत दीजिए, उसे फिर कुछ एक और चीज बना के रिसाइकल कर लीजिए। जैसे पानी है हमारा गंदा पानी, उसको फिर से आप प्यूरिफायर कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। जैसे रिकवर, उसके बाद होता है रिकवर, यानी पुनः प्राप्त करना। जो चीजें
हमारी खराब हो रही हैं उसको पुनः प्राप्त कर लिए, रिकवर कर लिए, वो चीजें। रिफ्यूज, रिफ्यूज अस्वीकार करना, यानी पर्यावरण के लिए जो खतरनाक चीजें हैं उसको रिफ्यूज करना, उसको लेने से मना कर देना। तो 5R यही है सतत विकास का। इसमें आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज, याद रखिएगा। रीजनरेशन इसमें नहीं आता। 8वां प्रश्न करेंगे सभी लोग। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको। बंधन बैंक ए 2011, बी 2013, सी 2017 या डी 2015? इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो इसमें होगा डी 2015। इसको यह एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में स्थापित हो गया 2015 में, इसलिए इसकी स्थापना 2015 को ही माना जाता है। लेकिन यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में 2001 में ही स्थापित हो गई थी और 2006 में एनबीएफसी बन गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी 2006 में। लेकिन यूनिवर्सल बैंक के रूप में जो स्थापित हुआ वह 2015 में। इसको इस हिसाब से करिएगा। प्रश्न 9वां करेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? यह बताना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, बैंक से बने क्वेश्चन है। इसमें ए 1976, बी 1996, सी 1966 या डी 1986? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम भारत सरकार किस वर्ष पारित किया था? तो ए 1976 में। ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद। इस तरह से याद रखिएगा। इमरजेंसी 75 में, एक साल बाद 76 में यह जो है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। 10वां क्वेश्चन करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा से लागू किया गया। कब से लागू किया गया इसे, वह बताना है। यानी यहाँ खाली स्थान पे ये बताना है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो बना था और भारत में वह कब लागू हो गया, वो बताना है। ए 1 जुलाई 2017, बी 28 फरवरी 2016, सी 1 मार्च 2018, डी 1 अप्रैल 2015? चलिए बताइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जीएसटी पर क्वेश्चन बनते ही हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यह है 1 जुलाई 2017, यहाँ से ये लागू हो गया और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी, एक देश एक कर। प्रश्न 11वां करेंगे। अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थव्यवस्था में जो बात है, ये सारी बातें, उसमें से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, इसको ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है। तो ये औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। बी कुल लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल नियत लागत का योग होता है। सी लंबे समय में कुल इनपुट नियत होते हैं। या डी अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तन लागत और अल्पकालीन औसत के वक्र यू आकार के होते हैं। अब इसमें से बताना है। माइक्रो जो इकोनॉमी होती है उसका ये भाग है। चलिए, इसका उत्तर थोड़ा देना कठिन होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत लोग जिनकी इकोनॉमी अच्छी है वो दे लेंगे। तो उसमें सी है। सी गलत ये है कि लंबे समय में कुल इनपुट नियत होते हैं, यह गलत बात है, इसलिए यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो ए है, औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, यह बात बिल्कुल सही है। कुल लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल नियत लागत का योग, जो कुल लागत होती है वह कुल परिवर्तित लागत और कुल नियत लागत का योग होती है, यह भी बिल्कुल सही है। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तन लागत और अल्पकालीन औसत के वक्र यू आकार के होते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। चलिए 12वां करेंगे सभी लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति डैश खाली स्थान है की नीति है। राजकोषीय नीति
किसकी नीति है ये बताना है आपको। बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। सरकार, बी आरबीआई, सी नाबार्ड, डी सरकार और नाबार्ड दोनों। राजकोषीय नीति किसकी नीति है? ये जो बता दिया माना जाएगा उसको इकोनॉमी का बेसिक आता है, ठीक है। चलिए, ए सरकार, यह सरकार की नीति है और यह बजट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है और यह बजट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। उसमें कर को लगाना, बढ़ाना, घटाना, देश में कैसा माहौल रहेगा वित्त का, कैसा रोजगार रहेगा, वो सब चीजें डिसाइड होती हैं बजट से और यह सरकार की राजकोषीय नीति है। चलिए 13वां करिए, सभी लोग करेंगे। एक फर्म का उत्पादन कार्य का निम्न के बीच क्या संबंध है? एक फर्म के उत्पादन कार्य का निम्न के बीच क्या संबंध है ये बताना है। ये उपयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट, बी उपयोग किए गैर इनपुट, या सी प्रयुक्त इनपुट उत्पाद और आउटपुट, या डी उत्पादित आउटपुट और उत्पाद। एक फर्म का उत्पाद कार्य का निम्न के बीच संबंध है यह बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा ए उपयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट। देखिए सारा खेल यही है, आपने क्या लगाया, लागत क्या है और उत्पादित क्या हुआ, सारा खेल यही है, ठीक है ना। ये सही होगा इसमें। प्रश्न 14, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंसिंग राज की शुरुआत हुई? यह भी पंचवर्षीय योजना से बना क्वेश्चन है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6वीं पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना, या डी दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना से लाइसेंसिंग राज की शुरुआत हुई? चलिए, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था जो 1956 से 61 थी। इसका विकास लक्ष्य 4.5 रखा गया था और वास्तविक प्राप्ति 4.27 की हुई थी। लाइसेंसिंग राज की शुरुआत यहीं से हुई और इसको समाप्त 1991-92 के सुधार के माध्यम से किया गया। कुछ हद तक, बहुत हद तक कम कर दिया गया। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए, महान नोविस मॉडल इसे कहा जाता है। इसको भूलिएगा मत, बहुत क्वेश्चन बनता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी समय उपाध्यक्ष बीटी की समाचारी थे, ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय में इतना फैक्ट याद रखिएगा। और लाइसेंसिंग राज की शुरुआत इसी में हुई थी। लाइसेंसिंग राज क्या था कि जैसे हम समाजवादी देश थे, मतलब सारे संसाधन सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो अगर कोई भी काम कोई करना चाहता है जो कि सरकार का काम है और वो करना चाहता है तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसी को लाइसेंसिंग। और उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता था कि जो नेता या मंत्री लोग जो लाइसेंस किसी को देते थे बहुत तगड़ी घूस लेते थे, वो सब चीजें थी इसमें। आगे 15वां क्वेश्चन करेंगे। किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन बना था। अब पहले जो है कि फरवरी के अंतिम दिन 28 को या 29 को पेश होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को होता है। तो ये कब से ऐसा हुआ? ए 2021, बी 2015, सी 2017, डी 2019। कब से हुआ है सभी लोग आंसर करेंगे तो इसमें होगा सी 2017। 2017 से जो बजट है वो हमारा 1 फरवरी को अब प्रस्तुत होता है। प्रश्न 16 करिए। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट का एक हिस्सा अभी माना जाता है और ऐसा पहली बार कब हुआ था? यानी बजट का एक हिस्सा होता है और एक दिन पहले प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण। तो ये कब से शुरू हुआ? दोनों साथ में एक हिस्से के रूप में, बजट के हिस्से के रूप में पेश होना, ठीक है। ए
1947-48, बी 1960-61, सी 1950-51, डी 1953-54। चलिए आंसर करिए और मिलाइए। सी 1950-51, 1950-51 से आर्थिक सर्वेक्षण बजट का एक हिस्सा मान के उसके साथ प्रस्तुत किया जाता है एक दिन पहले। 17वां प्रश्न करेंगे। जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है, तब तक औसत उत्पाद डैश स्थान यानी खाली स्थान है रहता है। कैसा रहता है औसत उत्पाद? जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है, तब तक औसत उत्पाद कैसा रहता है वो बताना है। ये गिरना जारी रखता है, बी बढ़ना जारी रहता है, सी स्थिर रहता है, या डी ह्रासमान दर के साथ गिरता है। बताइए सभी लोग। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है, तब औसत उत्पाद की स्थिति क्या रहती है? बताइए। बढ़ना जारी रखता है। इसका सही उत्तर होगा बी बढ़ना जारी रहता है। औसत उत्पाद क्या होता है भैया? कुल उत्पाद को कुल आगतों से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यानी अगर कुल उत्पाद 100 यूनिट होता है और कुल लागत यानी 10 मजदूर 100 यूनिट बना रहे हैं, तो उसका औसत उत्पाद कहेंगे 100 में से 100 को 10 से भाग करके, यानी 10 यूनिट इस कंपनी का औसत उत्पाद है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है थोड़ा सा कठिन लगता है, ठीक है। सीमांत उत्पाद क्या है? आगत की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी अगर आगत की एक इकाई बढ़ा दी जाए तो उत्पादन पे कितना फर्क पड़ता, वो सीमांत उत्पाद है। जैसे 10 मजदूर 100 यूनिट बना रहे थे, अब एक आगत बढ़ा दी यानी 11 मजदूर कर दिए और वह 120 यूनिट बना रहे हैं, तो अब इसका सीमांत उत्पाद होगा 20 यूनिट। ठीक है, यही छोटा सा कैलकुलेशन है और इसको इस तरह से याद रखिएगा। जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है, तब तक औसत उत्पाद बढ़ना जारी रखता है। जैसे अब यहाँ पे सीमांत जो उत्पाद है 20 यूनिट है, औसत उत्पाद से ज़्यादा है, इसलिए इसका जो है कि औसत उत्पाद बढ़ रहा होगा। क्योंकि अब जैसे 11 मजदूर 120 यूनिट, तो अब औसत उत्पाद बढ़ गया ना, अब 100 नहीं होगा। इसको भाग देकर देख लीजिए, 120 यूनिट में 11 से भाग देंगे, वो 10 से ज़्यादा आएगा, यानी औसत उत्पाद बढ़ना जारी रखेगा। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। और अब करिए आप लोग 18वां प्रश्न। वर्ष में उपभोग संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति मिली। यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर बताना है किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, वह वर्ष बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमी में, और आपको इसको ध्यान रखना है। एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है, अभी हम डिस्कस लिंक कर लेंगे। ए 1982, बी 1980, सी 1984 या डी 1986। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति भी मिली, यानी एक कानून बन गया, बताना है। चलिए, डी 1986 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू है, यह उसके स्थान पर यह लागू हो गया। यह 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, यह याद रखिएगा। पहले था 1986 वाला, अब 2019 वाला। 19वां प्रश्न करेंगे। निम्न में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई? जो हमारे पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर की जो ये हमारी कंपनियां हैं, उन पे क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें से अब बना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, वो बताना है आपको। ए 1959, बी 1963, सी 1965 या डी 1995। कब हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना? चले, ए 1959 को। इसको भारतीय तेल निगम भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और यह एक महारत्न कंपनी है। 1959 जितने भी पीएसयू हैं हमारे मुख्य उनका कब स्थापना हुई और कहाँ हेडक्वार्टर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1959 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महारत्न कंपनी है ये। 20वां क्वेश्चन करिए, किस संस्था ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की? जो माइक्रो फाइनेंस गतिविधियां हैं वह कौन शुरू किया था 1992 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? ए नाबार्ड, बी सिडबी, सी IIACL या डी IFCI, IIACL या सिडबी या नाबार्ड। किसने 1992 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों की शुरुआत की? लघु वित्त, ठीक। तो ये होगा इसमें नाबार्ड। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और 1992 में इसने माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों की शुरुआत की, ठीक, 10 वर्ष बाद ही। अभी 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, यदि औसत उत्पाद घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत उत्पाद घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इसका ढलान धनात्मक होगा, बी यह औसत उत्पाद से कम होगा, सी यह औसत उत्पाद से अधिक होगा, डी यह औसत उत्पाद के समान होगा। औसत उत्पाद घट रहा है तो सीमांत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह औसत उत्पाद से कम होगा। औसत उत्पादन अगर घट रहा है यानी आप जो लागत बढ़ा रहे हैं उसका उत्पादन पे ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, इसलिए औसत उत्पादन घट रहा है। तो इसका मतलब है सीमांत उत्पादन या औसत उत्पाद से कम ही होगा। 22वां करेंगे सभी लोग, निम्न में से कौन सा व्यय सर्जिकल वस्त्रों के उत्पादन में शामिल स्थिर लागत का भाग है? स्थिर लागत है सर्जिकल वस्त्रों में, जैसे जो सर्जरी के समय जो कपड़े पहने जाते हैं या जो मास्क होता है, इन सब चीज़ों को, जो सेफ्टी वाली चीज़ें हैं उनको सर्जिकल वस्त्र कहते हैं। इसमें स्थिर लागत का भाग है ए जल, बी अपशिष्ट निपटारा, सी विद्युत या डी श्रमिकों का वेतन। कौन सा स्थिर लागत का भाग है? इसमें होगा डी श्रमिकों का वेतन। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं बाद में चेक करके पिन पॉइंट कर दूंगा कमेंट में सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला करिए, प्रश्न 23, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई ये बताना पंचवर्षीय क्वेश्चन बना है। ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में या डी 1964 में। किस वर्ष शुरू हुई थी? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और ये हुआ था ए 1961 में और ये 1966 तक चली थी, 5 वर्ष। और यह कृषि एवं गेहूं के उत्पादन में सुधार पर पूरी तरह से डेडिकेटेड थी, लेकिन यह विफल हो गई थी। हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो भयानक रूप से विफल हो गई थी और इसका कारण था 1962 एवं 65 में युद्ध हम लड़े थे और 1964-65 में अकाल पड़ा था बहुत भयानक। इस वजह से यह पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। इस पे क्वेश्चन बनते हैं 1961 से 66
कृषि एवं गेहूं के उत्पादन में सुधार पे डेडिकेटेड। चलिए प्रश्न 24 करेंगे सभी लोग। इसमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं वह बताना है। ये राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाना, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यह होता है प्राथमिक घाटा। कि बी राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, सी राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, डी राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान। कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होगा? बहुत मस्त क्वेश्चन बना है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान अगर कर दिए तो यही होता है प्राथमिक घाटा। सॉरी, प्राथमिक घाटा, ठीक है ना। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल आय माइनस कुल व्यय। अगर कुल आय से अधिक कुल व्यय है, अगर कुल व्यय ज्यादा है और कुल आय कम है तो यह राजकोषीय घाटा बन जाता है मेरे दोस्त। और इसमें से अगर ब्याज भुगतान जो हम करने वाले होते हैं हर साल उसे घटा दिया जाएगा तो उसी को कहते हैं प्राथमिक घाटा। खुश होने के लिए प्राथमिक घाटा निकाला जाता है कि भैया ये तो ब्याज भुगतान हम कर रहे हैं जो कि पिछली सरकार ने लिया था या पहले की सरकारों ने लिया था जो ब्याज, उसका भुगतान कर रहे हैं तो इसका हमारा क्या लेना देना, ये घटा दो। फिर देखो राजकोषीय घाटा कितना कम हो जाता है, तो उसी को प्राथमिक घाटा करते हैं। सरकार खुश होने के लिए ऐसा करती है। इस तरह से ध्यान। चलिए 25वां करेंगे। निम्न में से गलत युग्म बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचानिए। जो गलत है वो बताना है। ये पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है वो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, या सही है कि गलत, यानी कि गलत हमें बताना है ये। और बी है कैनरा बैंक पेमेंट बैंक, सी है एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक, या डी यूपी बैंक लिमिटेड, या इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। चलिए, इसमें बी कैनरा बैंक पेमेंट बैंक नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय एक बैंक है, यूनिवर्सल बैंक है। समझ गए, कैनरा बैंक पेमेंट बैंक नहीं है, इसलिए ये सही हो गया हमारा, क्योंकि ये गलत था। 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का इसमें विलय हुआ था कैनरा बैंक में, यह भी याद रखिएगा। चलिए 26वां क्वेश्चन करिए। वायु निगम निगम अधिनियम यानी एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953, वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइन को राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो हमारी एयरलाइन थी उन इस अधिनियम के तहत, वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था? ए 9, बी 11, सी 13, ए 18। आंसर करेंगे सभी लोग। ये 18, 18 कहाँ से होंगी यार, ये 9, ठीक है। 9 1953 का जो अधिनियम था एयर कारपोरेशन एक्ट 1953, उसके तहत 9 एयरलाइंस को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। प्रश्न 27वां आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है? जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनका लक्षण बताना है। सार्वजनिक वस्तुएं, ए लोचहीनता, बी गैर प्रतिद्वंदिता, सी लोच, या डी वर्ज्य। क्या उसका अभिलक्षण होता है सार्वजनिक वस्तुओं का? इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है गैर प्रतिद्वंदिता। सेवा का ही देख, सेवा वस्तु एवं सेवा को एक तरह से ट्रीट किया जाता है। सेवा में अगर आप देखोगे तो जैसे रेलवे है, रेलवे की जो सेवा है वह पूर्ण रूप से सार्वजनिक वाली है, यानी सरकारी है, सरकार के द्वारा दी जाती है ये सेवा पूर्ण रूप से। तो ये यहाँ पर कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती, यानी गैर प्रतिद्वंदितावाद इसमें होता है। यानी और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रेलवे की तरह रेलवे सेवा दे रही है, इसलिए यहाँ प्रतिद्वंदिता हो ही नहीं सकती।
ठीक है ना। तो इसका गैर प्रतिद्वंदिता जो होती है, इसका मुख्य लक्षण होता है सार्वजनिक वस्तुओं का। चलिए 28वां करेंगे सभी लोग। अर्थव्यवस्था में कुल परिवर्तनीय लागत, उत्पादित लागत की इकाइयां, खाली स्थान क्या कहलाती हैं? औसत उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत नियत लागत या डी औसत परिवर्तनीय लागत। अर्थव्यवस्था में कुल परिवर्तनीय लागत, उत्पादित उत्पादन की इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो इसको कहते हैं औसत परिवर्तनीय लागत, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। भाई औसत कितना बढ़ गया परिवर्तन, औसत लागत जो थी कितने से परिवर्तित हो गई, तो औसत परिवर्तनीय लागत। प्रश्न 29वां करेंगे। भारत का इसमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बताना है। ए तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी बंधन बैंक या डी इंड बैंक, इंडस इंड बैंक। कौन सा होगा? चलिए आंसर करिए। तो बी इंडियन ओवरसीज बैंक, या 1937 में स्थापित हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। 30वां करिए सभी लोग। निम्न में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी? माइक्रो फाइनेंस पहल पहली भारत में कौन सी थी? ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी सेवा बैंक, सी बंधन बैंक, डी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जाता है। माइक्रो फाइनेंस पहल पहली भारत में, बी सेवा बैंक। सेवा, SEWA, इसका मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन। यह पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी, यह 1974 में गुजरात राज्य में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। 31वां करेंगे सभी लोग। भारत सरकार द्वारा बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? ए 1969, बी 1967, सी 1968, डी 1970। बहुत क्वेश्चन बनता है इस पे और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए 1969, या 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था और इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और दूसरा 1980 में भी दूसरा राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है, तो 1969 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक। प्रश्न 32 करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, ये सब चीजें बजट में पढ़ी जाती हैं। मैं रिकैप वीडियो लाकर आपको बढ़िया से समझा दूंगा और रिकैप वीडियो मिस नहीं हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? पूंजीगत प्राप्ति नहीं है वो बताना है। ये ऋण की वसूली, ऋण की वसूली, बी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री, सी अन्य देशों से लिया गया उधार, डी ऋण पर प्राप्त ब्याज। कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? पूंजीगत प्राप्ति मतलब उससे आपका देयता बढ़ जाती होगी या आपकी एसेट कम हो जाती होगी, वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। आपकी देयता बढ़ती हो या आपकी जो संपत्ति है, एसेट है, वो कम होती हो, यह पूंजीगत प्राप्ति होती है। ऋण की वसूली आपने कहीं ऋण दिया था, यानी वो एक एसेट थी, उस पे आपको ब्याज मिलता था, लेकिन आप वो वसूली कर लिए, यानी आपकी संपत्ति जो एसेट है, एक एसेट माने वो ऋण जो दिए थे वो एक एसेट हुआ ना, जिससे लाभ प्राप्त हो रहा था, अब वो वापस ले लिए, यानी ये पूंजीगत प्राप्ति है।
जबकि हमें नहीं बताना है। बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री यानी आपकी एसेट कम हो गई भैया, यानी ये भी पूंजीगत प्राप्ति है, आप अपनी एक कंपनी को बेच दिए। सी, अन्य देशों से लिया गया उधार यानी आप पे देयता बढ़ गई, यानी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यह भी पूंजीगत प्राप्ति है। अब डी, ऋण पर प्राप्त ब्याज, आपने ऋण दिया था वहां से ब्याज आ रहा है, तो यह जो है कि पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यह आपकी देयता को नहीं बढ़ा रहा है और आपके एसेट को भी कम नहीं कर रहा है, बल्कि एक एसेट बढ़ गई, आपको ऋण प्राप्त होगा, यानी ये डी हमारा सही होगा। इसको और मस्ती से समझा देंगे हम रिकैप वीडियो में। तो डी इसमें सही होगा, ऋण पर प्राप्त ब्याज या लाभांश है या राजस्व प्राप्ति है। प्रश्न 33 करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? ए, महाराजा गणपत राव गायकवाड़, बी, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, या सी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, या डी, महाराजा गोविंद राव गायकवाड़। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी, तो इसमें होगा सी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। मैं अभी गुजरात में कार्यरत हूँ और बड़ौदा ही स्टेशन पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पर सयाजी राव गायकवाड़ जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग यहाँ देखे हैं, बहुत मस्त काम हुआ है। तो ये अंतिम गायकवाड़ राजा थे लगभग, जैसे उस समय अभी भी इनकी खानदान है, पूरी जगह जमीन है, सब कुछ है, इनका पैलेस बहुत मस्त है, लक्ष्मी विलास पैलेस। ठीक है ना, यहाँ आइएगा तो देखिएगा, और मैं यहीं पे हूँ, कोई आए तो मिलना चाहे तो मिल सकता है। जैसे इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा को स्थापित किया था, और यह 1969 को राष्ट्रीयकृत कर ली गई, यानी जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहले बार, उसमें इसको भारत की बैंक बना दिया गया, और इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। अगला क्वेश्चन करेंगे 34 नंबर। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? फिर पंचवर्षीय योजना पर बना क्वेश्चन है। तो 1956 के औद्योगिक नीति ने किस पंचवर्षीय योजना को आधार दिया? ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, या डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर आपकी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका युग बोध पता है, यानी काल पता है, कब से कब तक थी, तो 1956 के बाद कौन सी आई होगी या इसके आसपास कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो आपको पता हो जाएगा। 1951 से पहली 56 तक चली, यानी दूसरी होगी। 56 से जो 61 तक चली थी तो वो होगी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें सही होगा बी, दूसरी पंचवर्षीय, जो 56 से 61 तक चली, और यह औद्योगिक नीति जो आई थी 1956 में, तो यही उस दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बन गई। ठीक है ना। 35वां क्वेश्चन करिए सभी लोग। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? फिर से राजस्व व्यय बताना है। बजट के सारे टर्म्स क्लियर होंगे रिकैप वीडियो में, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। तो राजस्व व्यय का उदाहरण है ये, राजस्व सरकार द्वारा ऋण की अदायगी, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण, ऋण के रूप में दूसरे देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद, या डी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, यानी राजस्व व्यय क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे और ये होगा डी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन। राजस्व व्यय उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा अपनी दैनिक गतिविधियों को चलाने एवं राजस्व उत्पादन करने के लिए किया जाता है, वह व्यय राजस्व व्यय कहलाता है।
यानी सरकारी कर्मचारी जो रखी है सरकार, वह या तो राजस्व बढ़ाने के लिए है या दैनिक कार्य की जो गतिविधियां हैं सरकार की उसे चलाने के लिए है। तो इस पे खर्च किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको और अच्छे से रिकैप वीडियो में उदाहरण के साथ समझा दूंगा। प्रश्न 36, भारत में किस बजट वर्ष ने से रेल बजट को यानी रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, उसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था? किस वर्ष से ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय बजट को रेल बजट के साथ मतलब रेल बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज करके प्रस्तुत किया जाता है। पहले रेल बजट अलग प्रस्तुत होता था, केंद्रीय बजट अलग होता था। अभी किस वर्ष से दोनों साथ में एक ही बजट केंद्रीय बजट के साथ ही एक प्रस्तुत हो जाता है, उसमें मर्ज हो गया है। ए 2017-18, बी 2016-17, सी 2014-15, डी 2015-16। चलिए, इसका आंसर है ए 2017-18 से रेल बजट केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, जब ये अलग हुआ था एक वर्ष समिति, नाम याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर 1924 से 2016 तक जो हमारा रेल बजट था वह अलग पेश हो रहा था। अगला क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर। यह गलत है, टाइप हो गया है। यह देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन किसी वस्तु या सेवा की मांग में कीमत या अन्य कारकों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है? यानी ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन किसी वस्तु एवं सेवा की मांग में कीमत या अन्य कारकों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है? ए मांग की लोच, बी उत्पादन लागत, सी कुल उपयोगिता, डी अधिशेष। जो ये कीमत या अन्य कारकों से जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, उसको मांग की लोच कहते हैं। ये सही होगा, ये मांग की लोच को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का करेंगे। एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी जे.आर.डी. टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ वर्ष में शुरू की गई। किस वर्ष में शुरू की गई एयर इंडिया की यात्रा? 1974, बी 1932, सी 1930, डी 1942। इसमें होगा बी 1932 में। ठीक है, 39 नंबर करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट संसद में कब प्रस्तुत किया गया? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। पहला बजट स्वतंत्र भारत में कब प्रस्तुत किया गया? 1 अक्टूबर 1947, बी 2 जनवरी 1948, सी 28 फरवरी 1948 या डी 26 नवंबर 1947। कब स्वतंत्र भारत का पहला बजट संसद में प्रस्तुत किया गया? तो डी है 26 नवंबर 1947 को। इस समय वित्त मंत्री RKS चट्टी साहब ने बजट को प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1947। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे और 26 नवंबर 1947 का स्वतंत्र भारत का पहला बजट संसद में पेश किया गया। 40वां करेंगे। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ खाली स्थान है। अगर राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय ज्यादा है, राजस्व प्राप्ति कम हुई, राजस्व व्यय ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये पूंजीगत प्राप्ति, बी आयकर, सी राजस्व घाटा, डी पूंजीगत घाटा, पूंजीगत व्यय। क्या कहेंगे? सिंपल सा चीज है भैया, इसमें होगा सी राजस्व घाटा। अरे भाई, राजस्व आय आपकी कम हुई लेकिन राजस्व व्यय आपका ज्यादा हुआ, यानी आप घाटे में आ गए, तो इसको राजस्व घाटा कहेंगे। प्रश्न 41 करेंगे सभी लोग। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? नेहरू रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? पंचवर्षीय से बना क्वेश्चन है और इस पर रिकैप वीडियो आएगा, वो वीडियो किसी का मिस नहीं होना चाहिए। ये दूसरी
कितना इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना ये समझिए। और इस पर एक करवा दूंगा, चीजें आपको याद रहेंगी और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी, दूसरी या बी 5वीं, सी 7वीं, डी 9वीं, कौन सी थी? तो सी होगा 7वीं। 7वीं 1985 से 90 तक चली थी, मोटा मोटी। इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी 1985 से 1990 तक, और इसी में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। ठीक है ना। 42वां करेंगे, पीएसयू से बना क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था, यानी कब स्थापित हुई थी, यह निगमित कब हो गई थी? राष्ट्रीय स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको सेल कहते हैं भैया, सेल सेल। ए 1973, बी 1981, सी 1956 या डी 1963। कब हुई थी सेल की स्थापना, निगमन? 1973। ये 1973 सही होगा, ये पीएसयू है। सेल इसको कहते हैं, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके श्री अमरेंद्र प्रकाश हैं। 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन भारत में निजी क्षेत्र के एक बैंक है? निजी क्षेत्र का एक बैंक है वो बताना है आपको। ए फेडरल बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी बंधन बैंक या डी इंडसइंड बैंक। कौन सी बैंक इसमें से निजी क्षेत्र की बैंक है वो बताना है आपको। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ये फेडरल बैंक, निजी बैंक की बात आए तो इसको याद रखिएगा, भारत का प्रमुख निजी बैंक है। इसकी स्थापना 1931 में, हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। ठीक है। प्रश्न 44वां करेंगे। निम्न में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम? बहुत बहुत क्वेश्चन बनता है इस पे। ए 1973, बी 1981, सी 1956 या डी 1954। किस वर्ष में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम बना था? तो डी 1954। याद रखिएगा 1954। यह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और भूमि मालिकों को 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक भूमिधर, एक असामी। ठीक। 54 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954। प्रश्न 45 करेंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर यानी लगाया गया किसी और पर, वसूला गया किसी और से। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। ए उपहार कर, बी संपत्ति कर, सी आयकर या डी वस्तु एवं सेवा कर। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर इसका सही आंसर होगा। जीएसटी जो आया है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। एक देश एक कर, अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण कर दिया गया और इससे संबंधित जो संशोधन है, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है, जो जीएसटी परिषद की स्थापना के लिए 279 ए अनुच्छेद जोड़ा गया है, वह इसी अधिनियम के तहत। ठीक है ना। इस पे एक अप्रत्यक्ष, भैया ये भी गलत होगा तो कैसे चलेगा। प्रश्न 46वां करेंगे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? प्रमुख स्रोत एवं क्षेत्र उस समय कौन सा था जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय रोजगार के लिए? ए पाक जल संधि, बी पाक पैसेज या सी पाक चैनल या डी पाक नहर। कौन सा उस समय जो हमारा मुख्य क्षेत्र था व्यवसाय रोजगार के लिए? तो उस समय पाक जल संधि जो थी यह हमारे व्यवसाय रोजगार के लिए मुख्य क्षेत्र थी। यह भारत इधर है, भारत और ये श्रीलंका है, और इनके बीच में
पाक जल संधि है। प्रश्न 47 करेंगे सभी लोग। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी विकास के लिए ठोस आधार स्थापित किया जा सके? भारी उद्योगों पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? फिर से पंचवर्षीय योजना पे बना क्वेश्चन है। ए दूसरी, बी पंचवीं, सी सातवीं या डी नौवीं? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर ज्यादा फोकस किया गया था? इसका एक ही है, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली थी। भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, तो महालनोबिस इस मॉडल पर आधारित थी और इसके पहले ही 1956 में औद्योगिक नीति हमारी पहली आ गई थी, जो कि भारी उद्योगों को बढ़ावा पे जोर दे रही थी और इसका बेस बनी दूसरी पंचवर्षीय योजना की। प्रश्न 48, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, फिर से पंचवर्षीय योजना बना क्वेश्चन है। ये सेवा क्षेत्र का विकास, बी उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना, सी देश की कृषि विकास या डी रक्षा उपकरणों का विकास? अरे भैया, आजादी के बाद हम लोग इतने कंगाल हो गए थे, हमारे पास पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं थे। हम हाथ गोड़ जोड़कर अमेरिका से वो मोटा गेहूं जो वहाँ पे जानवरों को खिलाया जाता था उसका आयात करते थे। हमारी स्थिति अंग्रेजों ने इतना बदतर कर दिया था, तो हम और सेवा क्षेत्र या उच्च शिक्षा संस्थान या रक्षा उपकरण इन सब का कहाँ सोचते। पहली पंचवर्षीय योजना हमारे पेट की तरफ इशारा करती है, हमारी भूख को शांत करने के लिए थी, इसलिए इसमें सी सही होगा, देश की कृषि विकास पर। आज़ादी तो मिली थी पर हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो हम कृषि को ही बढ़ावा देने की बात शुरू में कर सकते हैं। प्रश्न 49वां, भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल की प्रणाली 1 अप्रैल किस वर्ष से बंद कर दी गई? यहाँ खाली स्थान यानी किस वर्ष से? तदर्थ ट्रेजरी बिल की जो व्यवस्था थी, जो बजट के घाटे को पूरे करने के लिए यह व्यवस्था थी, उसको पर बदल दिया गया यानी बंद कर दिया गया। वह किस साल से? ए 1997, बी 1994, सी 2007 या डी 2004? तो इसमें होगा ए 1997 से। जो ट्रेजरी बिल दो तरह के होते हैं, एक साधारण जो जनता और आरबीआई को जारी किए जाते हैं, और दूसरा तदर्थ जो आरबीआई के पक्ष में बनाए जाते हैं। आरबीआई के लिए आरबीआई को जारी किया जाता है और वहां से तुरंत कैश ले लिया जाता है। यह जो तदर्थ वाला था ट्रेजरी बिल बहुत खराब है। एक घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरी करने के लिए यह सरकारें उपयोग करती थी, लेकिन ये व्यवस्था सही नहीं थी अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए 1997 में इसको बंद कर दिया गया, याद रखिएगा। अच्छा, प्रश्न 50वां आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ये बताना है। ए चीन, बी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, सी अमेरिका, डी जापान? बताइए सभी लोग, सही होना चाहिए सबका। इसका उत्तर होगा बी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, इसी को रूस कहते हैं। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू साहब जी ने, इन्होंने रूस की यात्रा की थी और वहां से देखा था किस तरह यहाँ पर काम चल रहा है पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, तो वहां से हम लोग ये सीख कर अपने देश में लागू किए थे। ठीक है। अच्छा, पिछले ग्रुप डी यानी 2022 में अर्थव्यवस्था से लगभग 50 प्रश्न बने हैं। इन 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लिए और हमने देख लिया कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इन टॉपिकों को, पंचवर्षीय योजना, हर दूसरा क्वेश्चन लगभग पंचवर्षीय योजना से बनना है। अब इकोनॉमी में आप क्या पढ़ेंगे, यह तय होता है कि आपको पता हो परीक्षा की मांग क्या है। परीक्षा की मांग है तो पंचवर्षीय योजना तो बंद हो गई, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए हमें पंचवर्षीय योजना को पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, मजबूत करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं कंपनियां
इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, फालतू की चीजें हम क्यों पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पढ़ेंगे। बजट से क्वेश्चन बन रहा है, बजट की जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें जो शब्द उपयोग होते हैं, उसकी मीनिंग से क्वेश्चन बन रहा है। कंपनी की लागत, उत्पादन, इस पर क्वेश्चन बन रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन बन रहा है। ये चीजें हमें कब पता चली, जब हम पीआईक्यू देखे। तो पीआईक्यू की ये पूरी सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको तय कर देगी कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। मतलब आप किन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करेंगे, वो यहीं से पता चलेगा। तो इस सीरीज को कोई भी मिस नहीं करेगा, अगर वह ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहता है तो। यहाँ से आपको आज ही पता चलेगा कि पंचवर्षीय योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं कंपनियां, बजट, कंपनी की लागत, उत्पादन, कर व्यवस्था, इन सब पे क्वेश्चन बन रहे हैं और इन टॉपिकों को हमें मजबूत करना होगा। इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं रिकैप वीडियो चला रहा हूँ, रिकैप प्रोग्राम चला रहा हूँ। उसमें मैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहा हूँ। उसमें पॉलिटिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कवर हो गए हैं लगभग, कुछ वीडियो बची है और जो सब्जेक्ट है उनका रिकैप वीडियो भी मैं कवर करूंगा। और यह वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना रिकैप प्रोग्राम है। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। रिकैप वीडियो कोई भी मिस नहीं करेगा और ये सीरीज की भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ग्रुप डी में सेलेक्ट होना है। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो 10वां एग्जाम क्लियर किया है वह जानता है मुझे कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, और वो मैं वही आपको देना चाह रहा हूँ। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अंक पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर आप लोग अभी उससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर जुड़ जाइए और वहां से सारे पीडीएफ लेकर रख लिया करिए। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन पीडीएफ होगी तो 5 से 10 मिनट में आप सारे फैक्ट को रिवाइज कर लोगे। इसलिए पीडीएफ लेकर रख लेना है, फोल्डर बना बना के रख लीजिए किस टॉपिक से है, कैसी वीडियो है, और वहां से जाकर फटाफट एग्जाम के समय सब रिवाइज करिएगा जब एग्जाम 4-5 दिन बचा रहेगा। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई वीडियो चले पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। आपका इस समय बहुत कीमती है, आपको केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय निकाल कर मेरा ये 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज देख लिया करिए, स्पीड बढ़ा लिया करिए, 1.5 या 2x करके भी देखेंगे तो आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा चीजें। और मेरा रिकैप वीडियो भी कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगी। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा समय आपका इसमें जाएगा इन वीडियो को देखने में, लेकिन इसके परिणाम भी आपको समझ में आएंगे एग्जाम में। आपका सुझाव, अपना सुझाव अवश्य दें। हम नए दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, आपके सुझाव हम सुझाव के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए अपना सुझाव अवश्य दें। हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम मोटिवेट होते हैं कि लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छा वीडियो लाएं और अच्छा कंटेंट दें, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका सिलेक्शन दिलवा सकें, कुछ मदद जरूर कर सकें। आपने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।